नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूसीएल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, हिंदी। क्योंकि आपको पता है जो हमारी हिंदी है वे सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। जैसे HSSC का बैच हो गया, जैसे बात करें सिटी का अभी आपका पेपर होने वाला है, उसके भी अंदर हिंदी आएगी। जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी कंपटीशन में हिंदी जो है लाजमी आती ही आती है। तो उस आधार पे आज हम बात करेंगे हिंदी की। तो आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द जो है ये किससे बना हुआ है। हिंदी शब्द जो है, इस शब्द की अगर बात करें उत्पत्ति की, कि उत्पत्ति किससे हुई है, ये जो हिंदी शब्द है आया कहाँ से है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो हिंदी शब्द है ये जो है एक ईरानी भाषा का शब्द है और ईरानी की एक उपशाखा होती है। क्या होती है? उपशाखा। और इस उपशाखा में एक भाषा होती है फारसी, या इसे ही हम कह देते हैं पारसी। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ईरानी भाषा की एक उपशाखा है, फारसी या पारसी है। तो सीधा ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा का है, तो ये है फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। अब सुनो भी आया कैसे। ये देखो भी, ये है हमारा भारत देश। आपको पता है जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए हैं। अब सुनो क्यों हुए, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो कौन सा है? मैदानी भाग है। तो इन मैदानी भाग से हमारे भारत पर आक्रमण हुआ है। हम बात करें कि इधर एक स्थान था ईरान में जो ईरानी लोग थे या ईरानी आक्रांता थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जैसे ही भारत पर आक्रमण किया तो ये कहाँ पे आए? जो हमारे सबसे प्राचीन या प्रमुख नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के किनारे आए। अब ईरानी जो थे, इनकी ईरानियों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इन ईरानियों की सबसे बड़ी समस्या थी कि ये शय को है बोलते थे और तय को थ बोलते थे। ये इनकी समस्या थी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही जो ईरानी लोग थे सिंधु नदी के किनारे आए और इन्होंने सिंधु को का क्या कहा था? हिंदू कहा था। और धीरे धीरे जो हिंदू शब्द है अपभ्रंश होते हुए वर्तमान में क्या जाने लगा? हिंदी नाम से जाने लगा था। तो वर्तमान में इसे हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो हिंदी शब्द जो देन है वो किसकी है? ईरानियों की देन है। ये था हिंदी भाषा के शब्द के बारे में। नेक्स्ट बात करें, दूसरा है हिंदी का विकासक्रम। हिंदी का विकासक्रम, हिंदी का विकासक्रम। इसका मतलब हो गया कि जो हमारी हिंदी है वो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हिंदी भाषा जो है वो प्रचलन में कैसे आई। आप सभी को ये पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है या जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उसकी जननी कौन है? संस्कृत है। तो सभी भाषाओं की जननी जो है वो होती है संस्कृत। सबसे पहले जो भाषा का विकास हुआ था वो हुआ था संस्कृत का हुआ था। दोस्तों, अब क्या हुआ कि संस्कृत जो था इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय था 500 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा था। क्योंकि इस समय क्या था, भारत के अंदर, हमारे भारत में एक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, और इस वैदिक सभ्यता का
जन्म हुआ था। और इसी समय एक ग्रंथ लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया था। ये सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए थे, कितने 4 जो वेद लिखे गए थे, ये ऋग्वेदिक काल में लिखे गए थे। इसीलिए सबसे पहली जो भाषा आई थी वो संस्कृत आई थी। अब क्या हुआ, संस्कृत जो थी एक कठिन भाषा थी। इधर क्या हुआ, जैसे ही इतिहास की बात करें तो इधर बौद्धों का जन्म हो गया था और लोगों ने क्या किया, जो संस्कृत भाषा थी ये थी कठिन, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक नई भाषा का जन्म किया। उस भाषा का नाम था पाली। पाली भाषा का जन्म हुआ था। अब देखो, जो व्यक्ति जन्मता है उसको मृत्यु को प्राप्त होता है, इसीलिए जो हमारी संस्कृत है, अब क्या हुआ देखो, जो हमारी संस्कृत के बाद एक नई भाषा का जन्म हुआ उसका नाम था पाली। पाली भाषा का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी ये थी कठिन भाषा थी। कठिन होने की वजह से लोगों ने क्या किया, पाली भाषा की ओर गति करने लगे, वो पाली भाषा को अपनाने लगे थे। तो पाली भाषा का जब उदय हुआ था वो हुआ था 500 ईसा पूर्व में, और इसका जो कालक्रम रहा था वो रहा था 1 ईस्वी तक, इसका कालक्रम रहा था। अब क्या हुआ, पाली का जन्म हुआ क्योंकि इधर आपको बताया कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का जन्म हो गया था। इस जन्म होने की वजह से जो पाली भाषा का जन्म हुआ था। अब सुनो, पाली भाषा के बाद जो था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली भाषा का कालक्रम रहा। इसके बाद जो भाषा का जन्म हुआ था वो हुआ था प्राकृत भाषा, क्योंकि पाली के बाद लोगों ने एक आसान भाषा की ओर भागने दौड़ने शुरू किया, तो वो गए थे प्राकृत की ओर। और प्राकृत का जो जन्म हुआ था वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा था, ईस्वी तक रहा था। अब जैसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत आई थी। अब क्या हुआ, जो हमारे भारतीय लोग थे उन लोगों ने क्या किया, कुछ संस्कृत के शब्द उठाए, कुछ पाली को, कुछ प्राकृत को लिया, इन सब को मिलाकर एक नई भाषा का जन्म हुआ, वो था अपभ्रंश। इसका जन्म हुआ था, अपभ्रंश का जन्म हुआ था। और अपभ्रंश का जो कालक्रम था वो था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का जन्म रहा था। अब क्या हुआ, जो भारतीय लोग थे इन्होंने क्या किया, अपभ्रंशों को 8 शाखाओं में बांट दिया था। कितनी उपशाखाओं में बांटा, 8 उपशाखाओं में बांट दिया था। क्योंकि भारत का जो क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र को जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पर जो बोली बोली जा रही थी उस आधार पर इसको 8 भागों में बांट दिया था। और इस 8 उपशाखाओं में पहली उपशाखा आती है, उसका नाम था सौरसेनी। क्या नाम था, सौरसेनी उपशाखा, ये थी। और इस सौरसेनी उपशाखा में क्या हुआ कि 3 भाषाओं का विकास था। कितनी, 3 भाषाओं का। और इन 3 जो भाषाओं थी, ये 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। और पहली जो भाषा थी इसका नाम था गुजराती। गुजराती। नंबर 2 जो था वो कौन सी थी, वो थी राजस्थानी। राजस्थानी। और तीसरी भाषा का जो जन्म हुआ था वो था पश्चिमी हिंदी। नाम क्या था इसका, पश्चिमी हिंदी था। इस भाषा का जन्म हुआ। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा थी उसको प्रारंभ में पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना गया था। और आज वो धीरे धीरे हम क्या अपभ्रंश होते हुए वर्तमान में हिंदी को अपनाए हुए हैं। ये था हिंदी का विकास क्रम। अब दोस्तों आपसे ये पूछे, जो हमारी हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक समय है, इसका प्रारंभिक समय क्या है। इसका मतलब हो गया जहाँ से भाषा जो हमारी हिंदी थी उसका उदय हुआ, उसका जो समय था वो था 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी थी। और अगर पूछे हिंदी का जो मानक समय क्या है, मानक समय, और मानक समय जो था वो था 1100 ईस्वी। सुनो,
प्रारंभिक और मानक समय में क्या फ़र्क होता है? प्रारंभिक का मतलब हो गया जहाँ से हमने हिंदी को उद्भव हुआ, जहाँ से बोलना प्रारंभ किया, वो था प्रारंभिक भाषा। और आम जन में, आम जनता ने, या क्या हुआ, आम लोगों ने इसे अपना लिया था। आम लोगों ने इसे अपनाया। वो भाषा क्या बन गई थी? वो मानक भाषा हो गई थी। और उसका समय क्या था? 1100 ईस्वी जो समय था हिंदी का मानक समय था। ये था हिंदी का विकास क्रम। इसके बाद हम बात करें, हिंदी के बाद एक शब्द आता है भाषा। शब्द आता है भाषा, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास क्रम में भाषा जो शब्द है इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अगर पूछे अर्थ होता है प्रकट करना, प्रकट करना। इसका मतलब क्या हो गया? प्रकट क्या करना? दोस्तों, प्रकट करना होता है जो हमारे मन के विचार होते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, उन भावों को हम किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो प्रकट किसे करेंगे? हमारे मन के विचारों को, हमारे मन के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहलाती है। अब सुनो दोस्तों, जो मन के विचार होते हैं इनको हम दो प्रकार से समझा सकते हैं या इसको बता सकते हैं। नंबर एक बताएंगे मौखिक रूप से। किस रूप से? मौखिक रूप से बता सकते हैं। और नंबर 2 होता है लिखित रूप से। इन दो रूपों में हम भाषा के या हमारे मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा जो है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित होता है। अब सुनो, मौखिक होता क्या है? जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति हमें बोलकर अपने को बात समझाता है और हम उसको सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जो उसने सुना, जो उसने समझा, जब उसने जो कुछ बोला, अगर उसको वह लिखकर प्रकट कर देता है, किसे? लिखकर प्रकट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो होते हैं इसमें हम सिर्फ बोलकर ही बातों को प्रकट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कहीं कहीं तीसरा प्रकार भी मिलता है, संकेत मिलता है। ये क्या होता है कि मौखिक जो होती है भाषा उसका ही एक उपरूप होता है। ये होता है, आपको अगर पूछे एक भाषा के रूप कितने होते हैं, तो रूप 2 ही होते हैं, मौखिक और लिखित। ये थी भाषा। अब भाषा के बाद हम बात करेंगे, एक शब्द आता है व्याकरण। व्याकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है वी धन आ धन करण जो शब्द है, इन तीनों के मेल से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब सुनो भाई, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, व्याकरण का जो अर्थ होता है, व्याकरण का अर्थ, अगर व्याकरण की अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। अब समझे क्या? इसका मतलब होगा जो भाषा का ज्ञान करवाना, भाषा का लिपि का ज्ञान करवाना, भाषा के रूपों का हमें ज्ञान होता है, उन सबको भली भांति समझना ही क्या होता है? व्याकरण होता है। तो व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। क्योंकि दोस्तों आपको ये पता है कि व्याकरण हमें हिंदी में क्यों पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये है कि व्याकरण जो हमें है शुद्ध भाषा का ज्ञान कराती है, शुद्ध लिपि का हमें ज्ञान करवाती है, भाषा के लिखने का ढंग, जो हमें लिखते हैं उसका ढंग, उसका रूप क्या है, उसका जो ज्ञान करवाती है वो ही क्या होती है? व्याकरण होती है। अब बात करें कि व्याकरण को भाग कितने होते हैं, भाग या प्रकार। तो दोस्तों व्याकरण का जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सुनो,
पहला होता है वर्ण, दूसरा जो होता है शब्द, और तीसरा जो होता है वो होता है वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। भाषा में व्याकरण के जो रूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बात करें सबसे पहले वर्ण की, कि वर्ण होता क्या है। वर्ण की बात करें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई होती है, जिसके क्या नहीं कर सकते हम, टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्योंकि दोस्तों वर्ण जो होते हैं ये सबसे प्रथम, जिसके हम सबसे छोटी इकाई, वो छोटी इकाई जिसके क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण होता है। जैसे मैंने लिख दिया ए, आप ये बताओ इस ए का आप टुकड़े कर सकते हो या नहीं? क्योंकि जो ए स्वर है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया क, इस कै जो है इसके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते, जब तक टुकड़े नहीं किए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ये थे वर्ण के प्रकार। अब सुनो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की अगर पूछे सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अभी आपको परिभाषा में बताया था कि सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मौखिक रूप से, अगर पूछे कि मौखिक रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वो होती है ध्वनि। अब होती क्यों है ये बात सुनो दोस्तों। आपको पता है कि जब तक हम कोई न कोई शब्द या वर्ण बोलते रहेंगे वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। अब जैसे मैंने बोला क, ए, ख, ये उच्चारण किया तो उनको जब तक मैं लिख नहीं दूंगा तब तक वो कहलाएंगी, ध्वनि कहलाएंगी। और जैसे ही इस ध्वनि को मैंने लिखित रूप दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो ये होता है वर्ण। क्योंकि मौखिक रूप से भाषा की छोटी इकाई ध्वनि ही होगी, अगर जब इसको आप लिख दोगे तो क्या होगा? वर्ण कहलाएगा। इसी आधार पर आपका एक प्रश्न नया बन जाता है, वो है कि अगर आपसे पूछे कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो कहलाएगा वर्ण कहलाएगा। दोस्तों ये थे हमारी हिंदी की उत्पत्ति की बात, उसके बाद हिंदी का विकास क्रम, उसके बाद व्याकरण के बारे में पढ़ा, और व्याकरण के 3 जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। उसमें फर्स्ट जो था वो था वर्ण, जो हमने बेसिक जानकारी कर ली है। ये थे वर्ण के, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।